सीरिया में 6 तारीख को आए भूकंप से मरने वालों की तादाद अब तक 36,000 पार कर चुकी है। इस दौरान तुर्की में फिर से दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतवार को भूकंप की ये झटके दोबारा फिर महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने भी बताया कि इतवार की शाम को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पहले जो भूकंप आया था उसमें जो नुकसान हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मरने वालों की तादाद अब तक 36,000 पार कर चुकी है। वहीं 25,000 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं, ज़मीन दोज हो गई है। मलबे में अभी 10,000 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है और बताया जा रहा है कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वहीं मृतकों की संख्या के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की के ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि भूकंप की वजह से हुए व्यापक विनाश की वजह असल में घटिया निर्माण है। जो मकान वहाँ बिल्डिंगें बनाई गई थी उसमें जो सामान लगाया गया था वो अच्छा क्वालिटी का नहीं था। इसकी जांच की रिपोर्ट तुर्की की सरकार दे चुकी है और जानकारी के मुताबिक वहाँ कई सारे बिल्डर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 50 से ज़्यादा लोग अभी तक तुर्की के भूकंप ज़्यादा इलाकों में जो लूटपाट करने वाला गैंग थे वो गिरफ्तार हुए और इसकी जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी थी। इस बीच तुर्की में बहुत सारे इलाकों में बहुत भारी नुकसान हुए हैं और वहाँ पर इसका जो असर है वो हवाई जो सफ़र है उस पर ही पड़ा है। वहीं एक बहुत अहम अपडेट और है और वो है ईरान को लेकर, क्योंकि इन दिनों अरब में तुर्की और सीरिया के भूकंप के अलावा भी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सारी चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान के जो राष्ट्रपति हैं सैयद इब्राहिम रईसी वो कल 14 तारीख को चाइना की 3 दिन की यात्रा पर सरकारी यात्रा पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान जानकारी के मुताबिक दोनों मुल्कों में चाइना और ईरान के बीच में तेल, ऊर्जा, ट्रांजिट, कृषि, व्यापार और निवेश को लेकर कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और इसमें समझौते होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बता दें कि ईरान बहुत अहम देश है। इस वक्त जब से ये हालात बदले हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ है उसके बाद से ईरान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान रूस और चीन के साथ है, इनके ग्रुप में है और रूस चूँकि ईरान की बहुत ज़्यादा मदद करता है, खुल के उसके साथ में रहता है। इसी तरह से रूस और चीन बहुत करीब है और चीन और ईरान बहुत करीब है। चीन में ईरान के राष्ट्रपति की जो ये यात्रा 3 दिवसीय यात्रा होने जा रही है वो कई मायनों में ये बहुत अहम यात्रा है। इस दौरान वहाँ पर इनके आपसी समझौते होंगे ही, साथ ही अमेरिका को लेकर के भी ये दोनों देश कोई आपस में साझा सहमति बना सकते हैं जिसमें इनके चूँकि अपना जो व्यापार है वो अपनी लोकल करेंसी में होता है ईरान और चाइना के दरमियान। तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसको लेकर के भी दोनों देश कोई आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक बार फिर बता दें कि रूस और यूक्रेन का जंग शुरू होने से पहले पिछले साल 2022 में जनवरी में जब विंटर ओलंपिक्स चाइना में हो रहे थे उस दौरान चाइना के अंदर कई देशों के प्रमुख पहुँचे हुए थे, जिसमें रूस के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इसी तरह से ईरान के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान और दूसरे देशों के हेड वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति ने सिर्फ 2 लोगों से 1-to-1 मुलाकात की थी, जिसमें
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान थे। और उसी के समापन के बाद कुछ दिनों बाद रूस ने फिर यूक्रेन के खिलाफ फौजी एक्शन लिया था। इससे यह साबित होता है और सभी जानते हैं कि रूस के साथ में चीन है इस वक्त, और चीन पूरी तरह से खुल करके है। यहाँ तक कि दोनों देशों के जो बयान हैं वो इस तरह के भी हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो आसमानों की ऊंचाइयों से ऊपर तक है। ये जो इशारे हैं वो अमेरिका को इस तरह से दिए जाते हैं, और चूँकि अमेरिका एक सुपर पावर आज भी है और उसका मुकाबला रूस से है, रूस के अलावा वो चीन को लेकर के बहुत ज़्यादा होशियार रहता है, सचेत रहता है और डरा हुआ रहता है। तो अमेरिका और चीन की जो व्यापारिक एक जंग चल रही है उसमें ईरान के राष्ट्रपति की जो मौजूदा यात्रा है वो बहुत अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि चाइना और रूस दोनों ही देशों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की मदद से सऊदी अरब और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, और दोनों के दरमियान जो आपस में नाइत्तफाकियाती मतभेद थे उनको ख़त्म करके आगे के लिए बातचीत करने के लिए इनको एक जगह बैठाया। और ये वार्ता अब तक कई दौर की हो चुकी है, जिसमें सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियल्स होते हैं, ईरान की तरफ से ऑफिशियल्स होते हैं, और ये बातचीत आपस में कर रहे हैं। और दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि पहले भी जो वेस्ट का मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है या और मीडिया है हमारे भारत में भी, वो ईरान को और सऊदी अरब को के बीच जो तनाव रहे हैं या रहते हैं उसको शिया सुन्नी से जोड़ करके दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो विवाद है या मतभेद हैं वो अपने व्यापारिक हैं, अपने जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल है। इसके अलावा एक जो आपस का मनमुटाव है वो है सांस्कृतिक, या जिसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल, क्योंकि ईरान बहुत पहले से एक बहुत ताकतवर हुकूमत रही है। वहाँ वर्ल्ड के बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए हैं, ग्रेट एम्पायर्स पैदा हुए हैं। वहीं अरब जो था वो एक पिछड़ा हुआ इलाका था जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह के आने के बाद फिर अरबों ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है, सबके सामने है। तो ईरान के लोग अभी भी अरब के लोगों को थोड़ा सा कमतर आंकते हैं, कमतर समझते हैं, और उनको एक तरह से ऐसे समझ लें जैसे शहर में रहने वाला किसी गांव के आदमी को जाहिल या गंवार मानते हैं, इस तरह से समझते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान हिस्टोरिकल लेवल पर इस तरह के तनाव है या मतभेद हैं। वहाँ शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है, लेकिन रूस ने और चाइना ने इन दोनों मुल्कों को साथ में बैठा करके, क्योंकि अब चीन के साथ और रूस के साथ जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में ग्रुप बन रहे हैं या बन चुके हैं उसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, कतर भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, ओमान भी शामिल है। यानी अरब के तमाम देश जो पहले कभी अमेरिका के चंगुल में फंसे हुए थे वो निकल चुके हैं, और निकल करके वो चाइना और रूस के साथ आ चुके हैं। रूस के यूक्रेन की जंग के दौरान कई मरतबा अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, यह भी बताना ज़रूरी है, मगर सऊदी अरब की हुकूमत अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आई और वो अपने तरीके से काम करते रहे। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को सख्त संदेश देने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भेजा था, मगर सऊदी अरब ने उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं लिया था, बल्कि यूएई को इशारा देकर जिस सीरिया से सऊदी अरब और यूएई ये लोग वहाँ की हुकूमत बशर असद की हुकूमत को का तख्ता पलटना चाहते थे, उसी सीरिया के राष्ट्रपति को रातों रात यूएई में इनवाइट किया और उनको ग्रैंड वेलकम वहाँ किया। ये एक अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी हैं उनको सऊदी अरब और यूएई का एक जवाब था। और अब जबकि सीरिया के साथ सऊदी अरब के भी रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, यूएई के भी रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, और दोनों ही मुल्क इस आफत की घड़ी में जब यहाँ पर ये अर्थक्वेक आया है उसकी बहुत खुल कर के मदद कर रहे हैं।
उसके बाद ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि वहाँ किसी तरह के आपस में मतभेद हैं। आज की तारीख में जितना एक यूनाइट अरब नज़र आता है, इससे पहले शायद ही कभी नज़र आया हो। इसकी बौखलाहट अमेरिका को है, बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। वहीं यूरोप के मुल्कों को बहुत ज़्यादा बौखलाहट है जो नेटो के सदस्य थे। अभी एक अपडेट और बता दें कि इराक के जो प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस बात को लेकर के बोला है, और इराक के विदेश मंत्री ने भी, कि सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव ख़त्म कराने की हमारी कोशिश है और हम इन दोनों मुल्कों की बातचीत करवा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि अब जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल रही है। अरब के मुल्कों का जो रुझान यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ हुआ करता था वो ख़त्म हो रहा है, और वो चाइना और रूस के साथ क्लब कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि अरब के देशों के साथ साथ उसके रूस से भी बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। चीन से कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ मसलों को लेकर, जैसे लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश वगैरह, उसको अलग हटा दें तो चीन के साथ भारत का व्यापार बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भारत के लिए भी कई सारे मौके हैं कि भारत अपने जो भी उलझे हुए मामलात हैं, ख़ासकर चाइना, पाकिस्तान या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, उनको ख़त्म करे बैठ कर के बातचीत के ज़रिए, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाए, अपने यहाँ लोगों को कारोबार, नौकरियाँ इनको देने की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि किसी भी देश को, सब लोग अब तक सारे देश ये समझ चुके हैं कि अमेरिका के साथ में रहने से किसी के भी अच्छे दिन नहीं आने वाले। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी उन देशों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उनके साथ दोस्ती में होते हैं। और चाइना और रूस ऐसे दोस्त हैं जो मुस्तकिल किसी के साथ अगर रहते हैं तो वो उसको, रिश्तों को आगे तक निभाते हैं। जैसे भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हो चुके हैं, और रूस हर मौके पर भारत के साथ, उसके साथ में खड़ा नज़र आता है। मामला चाहे वो किसी भी तरह का हो, रूस की तरफ से भारत को हमेशा से खुला समर्थन हासिल होता है। ऐसे में वर्ल्ड ऑर्डर चूँकि चेंज हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो पर्दे के पीछे से चलती रहती हैं। भारत अगर कोशिश करे तो यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए, अगर उसकी तरफ से कोशिश होती है, तो रूस को और यूक्रेन को वो मना सकता है। इसमें सऊदी अरब को भी साथ में ले सकते हैं, तुर्की को भी साथ में ले सकते हैं। और ये जंग अगर भारत अपने प्रयासों से रुकवा लेता है तो उसका इम्पैक्ट भारत की इमेज पर वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा होगा। फिर से एक बार बता दें कि यूक्रेन, सीरिया और तुर्की में जो विनाशकारी भूकंप आया है, उसमें मरने वालों की तादाद अब तक 36,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ बहुत सारे मुल्क मदद भेज रहे हैं, और इसी दौरान कुछ NGOs हैं, सामाजिक काम करने वाली संस्था है, जिसमें खालसा एड का नाम लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि ये ऐसी संस्था है, ये सिखों की संस्था है, जो कहीं भी किसी भी तरह की कोई आफत होती है तो वहाँ पर ये लोग मौजूद होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान का अभी जो हाल में फ्लड आया था, वो म्यांमार में मुसलमानों के साथ, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उसमें, या और कहीं के किसी तरह का कोई कुदरती आफत होती है, वहाँ खालसा एड के लोग मौजूद होते हैं, और अपनी तरफ से जितनी भी मदद मुमकिन होती है ये लोग करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TC जंग न्यूज़। शुक्रिया आपका।
अब ये बात